अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायनामिक्स यूनिट नंबर थर्ड उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उसको देखेंगे। आज हमारा थ्योरेटिकली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इंशाल्लाह ये थ्योरेटिकली हमारा विदाउट एक्सरसाइज, लेकिन हाँ अगर टाइम बचा तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे जो एक्सरसाइज के। चले देखते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे इस टॉपिक में जो हमारे पास है जी, बैंकिंग ऑफ द रोड क्या होता है। बैंकिंग ऑफ द रोड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको उर्दू उर्दू में कंसेप्ट दे देता हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर एक गाड़ी सड़क पर जा रही है और अगर आप उसकी ब्रेक्स अप्लाई करते हो, सड़क खुश्क है तो गाड़ी फ़ौरन से रुक जाती है। लेकिन अगर बारिश हुई हुई है, रोड गीला है, स्लिपरी है, आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, सडनली ब्रेक्स अप्लाई नहीं होती, गाड़ी के स्लिप होने के, स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर ऐसी सूरत हाल है कि बारिश हुई है, रोड गीला है और आपने गाड़ी को टर्न करना है, मोड़ मुड़ना है, तो जब आप मोड़ मुड़ोगे तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि आपके टायरों और रोड के दरमियान फ्रिक्शन लॉस हो जाए, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए और जिससे सीरियस इंजरी फेस करना पड़ सकती है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया। उस कंसेप्ट को हम बैंकिंग ऑफ द रोड्स कहते हैं। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जब गाड़ी टर्न करती है, इन केस अगर वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, रोड गीला है, तो गाड़ी और रोड के दरमियान कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा और गाड़ी वहाँ पे अपना तवाज़ुन खो देगी। तो उसके लिए बैंकिंग ऑफ रोड्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। बैंकिंग ऑफ रोड्स में ये बताते हैं कि जो रोड का वो वाला हिस्सा जहाँ से वो टर्न कर रहा है वो थोड़ा ऊपर की जानब कर दिया जाता है और जिस साइड को टर्न करना है वो हिस्सा थोड़ा नीचे की जानब कर दिया जाता है। अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, देखें, ये रोड कुछ यूं है, यानी कि दोबारा ड्रा करता हूँ, रोड कुछ हमारे पास यूं थोड़ा ऊपर की जानब है। अब ये रोड हमारे पास जो ऊपर की जानब है, ये वाला हिस्सा, अब गाड़ी जो टर्न कर रही है ना वो निचले हिस्से की जानब टर्न कर रही है, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, ये शो करेगा कि ये एक सर्कल है और जो ऑब्जेक्ट का, गाड़ी का वेट होगा ना, वो वेट एक सर्कल में रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब ऑब्जेक्ट सर्कल में आएगी, वेट होगा, तो उसको वहाँ पे ये हिस्सा आउटर एज ऊपर की जानब होने की वजह से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी, जिससे वो आसानी से कर्व ट्रैक में मुड़ जाएगा। अब बुक पे क्या लिखा वो देख लेते हैं। कहता है जब कार टर्न लेती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी होती है इन इट्स कर्व ट्रैक में। जो फ्रिक्शन होती है टायर्स एंड रोड के दरमियान, वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। द कार वुड स्किड, कार अपना तवाज़ुन खो देगी इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ, पर्टिकुलरली व्हेन द रोड्स आर वेट। जब रोड गीला होगा तो रोड और टायर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे गाड़ी स्किड हो सकती है, स्लिप हो सकती है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया जिसको हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है कि जो रोड का आउटर एज होता है रेज्ड, वो ऊपर की जानब उठा, देखें जो आउटर एज है वो ऊपर की जानब उठा हुआ होता है। इमेजिन कर लें एक व्हीकल है, उसने कर्व्ड रोड में टर्न करना, जिस तरह के इस डायग्राम में दिखाया गया है। बैंकिंग कार्स आर कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो कार का, ये गाड़ी का वेट होता है, वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है व्हाइल टेकिंग अ टर्न, जब वो मुड़ रहा होता है। थर्स बैंकिंग ऑफ रोड्स प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स एंड थस मेक द ड्राइविंग सेफ। जो बैंकिंग ऑफ रोड्स होता है वो गाड़ी को स्लिप होने से बचा लेता है और ड्राइविंग को सेफ कर देता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैंकिंग ऑफ रोड्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉशिंग मशीन ड्रायर्स, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रीम सेपरेटर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हमारी बारी आ जाती है जी वॉशिंग मशीन ड्रायर की। आपने देखा होगा ना, वॉशिंग मशीन ड्रायर, कपड़े सुखाने वाली मशीन,
आपने देखा होगा उसके अंदर एक बास्केट होती है, उस बास्केट में होल्स, सुराख मौजूद होते हैं। ऐसा होता है ना, देखा होगा अपने घरों में। वो क्या होता है कि जब हम उस बास्केट के अंदर कपड़े डाल देते हैं और मशीन को चला देते हैं, वो बास्केट तेज़ी से घूमना शुरू कर देती है और जो पानी होता है उस बास्केट के सुराखों के ज़रिए से बाहर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि सर वो तो सर्कल में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी चाहिए, पानी बाहर नहीं आना चाहिए। भाई अगर हम उस बास्केट को सेंट्रीपिटल फोर्स दे देंगे, सुराख नहीं रखेंगे, तो कपड़ा तो कभी भी खुश्क नहीं होगा। हम उसमें सुराख इसलिए रख रहे हैं कि वहां पे उस बास्केट को, उस सर्कल को सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले और उस कपड़े में से पानी उन सुराखों की मदद से बाहर आ जाए। चले देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, उसको देख लेते हैं। द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज अ बास्केट स्पिनर। जो ड्रायर होता है वॉशिंग मशीन का, उसके पास एक बास्केट स्पिनर्स होती हैं, ठीक है। दे हैव अ परफोरेटेड वॉल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द सिलेंडर रूटर। ये जो घूमता है ना तेजी से, इसे सिलेंडर रूटर भी कहते हैं, जो बास्केट टाइप होता है। इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में सुराख मौजूद होते हैं। द लिड ऑफ द सिलेंडर कंटेनर इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग द वेट क्लॉथ्स इन इट। ढक्कन, वेट यानी कि जब ढक्कन हम बंद कर देते हैं उस बास्केट के अंदर गीले कपड़े रखने के बाद, व्हेन इट स्पिन्स, जब इसको तेजी से घुमाया जाता है एट हाई स्पीड, द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स। तो जो पानी होता है उन सुराखों से तेजी के साथ बाहर आ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के कम होने की वजह से। वॉशिंग मशीन ड्रायर समझ आ गया ना। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है जी क्रीम सेपरेटर, जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। कहता है मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज, अच्छा जो जितने भी मॉडर्न प्लांट्स होते हैं ना, जो वेरियस प्रोडक्ट्स से फैट कंटेंट्स को रिमूव करते हैं, वो क्रीम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्रीम सेपरेटर से क्या होता है, जितने भी फैट कंटेंट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अ क्रीम सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर। ये बहुत तेज़ी से चलने वाला स्पिनर होता है। इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन। ये बिल्कुल सेंट्रीफ्यूग मशीन की तरह ही काम करता है। जो बाउल्स होता है ना, स्पिन्स एट वेरी, ये देखें, ये जो बाउल्स होता है ना, ये बहुत हाई स्पीड के साथ स्पिन करता है, मूव करता है। जब इसका इंटरनल पार्ट हाई स्पीड के साथ मूव करता है ना, तो क्या होता है, जो हैवियर कंटेंट्स होते हैं ना मिल्क में से, वो बाहर की जानब, ऊपर की जानब आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और जो लाइटर कंटेंट्स होते हैं वो नीचे की जानब चले जाते हैं। और इसके साथ दो पाइप्स लगे होते हैं, क्रीम और बटर फैट जो लाइट होती है, देन अदर कंपोनेंट्स इन मिल्क। इसीलिए जो स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मतलब पुना हुआ, जो स्किम्ड अलहदा होगी जिसमें से क्रीम, वो डेंसर हो जाएगा क्रीम से, इसलिए उसको अलग आउटर वॉल ऑफ द बाउल, अलग पाइप के ज़रिए से कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो लाइटर पार्ट होता है वो पुश हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर, और वहाँ पे भी एक पाइप लगा होता है जिससे उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये तो था हमारा सारा टॉपिक, जो भी हम, इस लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। और यहाँ पर थ्रेटिकली ये हमारा थर्ड चैप्टर सारा कवर हो चुका है। आपने इसको अच्छे से अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बेटे बताई गई हैं वो आप लोगों ने करनी है। अभी हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज के बाद अगर टाइम बचा तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे। चलें इसका पहला एमसीक्यूज देखते हैं, उसमें वो हमें क्या कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। जी याद है कुछ, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही है। तब तक मोशन में है जब तक उसको कोई फोर्स रोक ना दे। एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए उसको मोशन में लाने के लिए। और हाँ, ये भी पढ़ा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी चेंज कर देती है ऑब्जेक्ट की, याद है ना बेटे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले का नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड तब होता है जब नेट फोर्स नहीं होती। अच्छा आगे आ जाते जी इनर्शिया। इनर्शिया में क्या कहते हैं हमें, कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, नेट फोर्स पर
मास पर या वेलोसिटी पर? इनर्शिया डिपेंड करता है बेटे मास पर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एमसीक्यू नंबर थर्ड। एक बॉय है, जंप करता है मूविंग बस से। देयर इज अ डेंजर, ये डेंजर हो सकता है फॉर हिम टू फॉल, कि वो गिर जाए। अब वो कहाँ गिरेगा? टुवर्ड्स द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द बस, बस से दूर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में, या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा? नहीं भाई, वो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, एक डोरी को खींचा गया, बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। किस तरीके से? हमारे पास एक डोरी है, चले दो पर्सन है हमारे पास, और इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक डोरी को खींचना है, जब तक मैं ड्रा करता हूँ आप लोग देखें मैं कैसे ड्रा करता हूँ। अच्छा भाई, अब ये दोनों पर्सन्स ने एक डोरी को खींचना बेटे, ये दोनों एक डोरी को खींच रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये डोरी को खींचेगा इस डायरेक्शन में बेटे, ऐसे ही ना, और ये डोरी को खींचेगा इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है ना, देखिए अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और ये भी डोरी को खींचने के लिए जो ताकत लगा रहा है, जो फोर्स बेटे लगा रहा है वो है 10 न्यूटन की, और ये भी डोरी को खींचने के लिए जो ताकत लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, वो भी कितनी है बेटे? 10 न्यूटन की है, यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो बताएं द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो डोरी में टेंशन कितना होगा? जारी सी बात है बेटे, जब ये अपनी तरफ खींचेगा 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन का ही टेंशन है, जब ये अपनी तरफ खींचेगा 10 न्यूटन फोर्स है तो 10 न्यूटन का ही टेंशन है। जब दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास टोटल टेंशन कितना होगा जी? 10 + 10 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बात समझ आ गई बेटे? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 5। कहता है द मास ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी का मास है डिक्रीज हो जाता है व्हेन एक्सेलरेटेड, कम हो जाता है जब वो एक्सेलरेटेड होता है। इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, क्या वो ज़्यादा हो जाता है जब वो एक्सेलरेशन में आता है। सी में कहता है डिक्रीज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, या डिक्रीज हो जाता है जब वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अब एमसीक्यूज अच्छे से समझ लें। एक बॉडी का मास, उस पर फोर्स लगा दी, उसमें एक्सेलरेशन आ गया, जब उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया तो क्या उसका मास कम हो जाएगा? अगर वो 5 kg है, फोर्स लगी, एक्सेलरेशन आ गया, तो क्या वो 2 kg रह जाएगा, वो 3 kg रह जाएगा? नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी, बॉडी पे फोर्स लगा दी, उसने एक्सेलरेशन कवर करने की कोशिश कर रहा है, एक्सेलरेशन में आ रहा है, क्या उसका मास फॉर एग्जांपल पहले 5 kg था, फोर्स लगने के बाद क्या वो 10 kg हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि ये जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, डिक्रीज हो जाएगा व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, जो वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा क्या उसका मास कम हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कि भाई इनमें कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एमसीक्यू नंबर 6। टू बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, वो एक डोरी के साथ बंधे हुए हैं, और वो डोरी एक पुली के ऊपर से गुजर रही है, और वो दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो उसमें से आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? याद आया कुछ? हमने वर्टिकली ऑब्जेक्ट की बात की थी कि वर्टिकली ऑब्जेक्ट जो हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ, एक डोरी के साथ जो है ना गुजर रहे हैं। चले हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मैस यहाँ पे लगा हुआ था, ये मैस ज़रा ग्रेटर था, इसको हमने कह दिया था ये m1 है। एक मैस यहाँ पे लगा हुआ था, ये मैस स्मॉलर था, इसको हमने कह दिया था ये m2 है, और इस पर भी ग्रेविटी लग रही है, तो इसका ग्रेविटी की वजह से इसका मैस 1
ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, मैस टू ग्रेविटी हो जाएगा। इज इट क्लियर ना? तो आपको पता है ना कि टेंशन क्रिएट होगा बोथ साइड्स पे टेंशन सेम होगा क्योंकि डोरी सेम है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सलेशन की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। अच्छा, अब इस पर इसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है बेटे, तो लेकिन इसकी जो एक्सलेशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगी क्योंकि ये ऊपर की जानब जा रहा है। इसका वेट नीचे है ना, जब वेट इसका नीचे की जानब जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की जानब उठ रहा है। तो इसमें भी टेंशन बहुत साइड पे सेम है, लेकिन इसकी एक्सलेशन की डायरेक्शन सेम तो है, एक्सलेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन एक्सलेशन सेम होगा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं इसकी डेरिवेशन ड्रा करने बैठ जाऊँ तो ये बहुत लंबा हमारा डेरिवेशन इसकी चले जाएगी। आपने हमारे इस टॉपिक में चले जाना है कि जब हमारे फ्रिक्शनलेस पुली में से दो ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग थे तो उसमें से हमने एक्सलेशन की किस तरीके से वैल्यूज फाइंड की थी। याद हो तो मैंने वहाँ पे दो इक्वेशंस को ऐड किया था, याद है कि नहीं याद? मुझे याद है कि मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, लिखा था जी m1g माइनस टी, याद है ना? और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, प्लस, क्योंकि ऐड कर रहा था, टी माइनस एम टू जी, और इक्वल के साइड पे क्या था जी, एम वन ए प्लस एम टू ए। अब ये प्लस का टी माइनस का टी कट गए, पीछे क्या रह गया हमारे पास जी, एम वन जी माइनस एम टू जी, और इक्वल के उस साइड पर एक्सप्रेशन कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया जी, एम वन प्लस का एम टू, ठीक है। अब ये जो m1 प्लस का m2 है ये इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस साइड पे ग्रेविटी कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, m1 माइनस m2, और इस पर एक्सलेशन की वैल्यू आके डिवाइड होगी, वो बेटे क्या है, m1 प्लस का m2, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी। तो अपने तीनों चारों ऑप्शंस में देख लें क्या हमारे पास कोई ऐसा आंसर मौजूद है जी। मैं बी पे देख रहा हूँ, मेरे पास बी आंसर ऐसा है, m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, और बेटे साथ में क्या है जी, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि MCQs नंबर का जो आंसर हमारे पास होगा 6 का वो बी है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी। तो आपने देख लिया कि हमने इसको किस तरीके से फाइंड किया है, ठीक है। MCQs नंबर 7 की तरफ आते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट इसमें से कौन सा है, मोमेंटम का यूनिट इसमें से बेटे कौन सा है, न्यूटन मीटर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, न्यूटन सेकंड है, या न्यूटन पर सेकंड है। तो भाई इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड। MCQs नंबर 8, व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है, द एक्शन इज ऑन द, तो एक्शन बेटे कहाँ पर होगा, सोचें कहाँ पर होगा, कार्ट पर, अर्थ पर, हॉर्स पर, अर्थ पर या कार्ट पर, तो बेटे अर्थ पर होगा। MCQs नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल lowers friction when pushed between metal plates। अच्छा भाई, आपने कभी मशीन्स को चलते देखा है, हैवी मशीनरीज होगी, कभी इत्फाक कुबा को देखा होगा, आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा, अच्छा बहुत आसान से एग्जांपल देता हूँ, चले छोड़े मशीनरीज को। घर का डोर, मेन डोर जो लोहे का होता है, क्या होता है, या जब आप उसे खोलते हो तो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आपको बहुत ज़्यादा वॉइस खोलने में फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा वॉइस आई, आपने बंद किया, बहुत ज़्यादा वॉइस आई, तो हमारे बड़े क्या कहते हैं भाई, कि भाई जहाँ पर इसके स्क्रूज हैं, नट्स हैं, वहाँ पे आप थोड़ा ऑयल लगा दो। ऑयल लगाओगे तो क्या होगा, इसकी आवाज़ कम हो जाएगी,
अब इसके बिहाइंड फिजिक्स थी, फिजिक्स ने बताया इसकी आवाज़ कम होगी, हाँ होगी। कैसे कम होगी? क्योंकि जब आप ऑयल किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लगा देते हो तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। जब वो फ्रिक्शन को कम कर देता है तो उन पार्ट्स के दरमियान रगड़ नहीं होती, रगड़ से साउंड क्रिएट नहीं होता। ठीक है ना? इसके एग्जांपल, आप अपनी हथेलियों को रब करें, आप देखेंगे साउंड क्रिएट हो रहा है। अगर आप इनको ऑयल लगा के रब करेंगे तो साउंड क्रिएट नहीं होगा, यानी क्रिएट बहुत माइनर मिकदार में होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्ड फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स? जब मेटल प्लेट्स को पुश किया जाता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ जो है फ्रिक्शन को लोअर कर देती है? वाटर, पानी? नहीं। फाइन मार्बल पाउडर? नहीं। हवा? बिल्कुल नहीं। ऑयल? जी बिल्कुल, ऑयल फ्रिक्शन को लोअर कर देता है। तो बेटा ये थे हमारे एमसीक्यूज और कुछ जो टॉपिक्स, इनको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।